हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा-सा आप रिवीजन पर फ़ोकस करो और मैंने समझा दोस्तों कि जो अब राजस्थान जो मैंने करवाई है, वो दोस्तों मैं कंप्लीटली आपको रिवीजन यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का रिवीजन करेंगे क्योंकि पिछली बार मैंने राजस्थान का रिवीजन नहीं करवाया था और लगभग मैं कहूँ तो इंडिया राजस्थान की हिस्ट्री आपके रिवीजन के रूप में आपके ये आती ही रहेगी। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब प्रतीक सर भी जल्द ही आपकी एक क्लास लेके आएँगे, ठीक है ना? और तमाम जितने भी आपने देखा होगा कि हमारे जो यूट्यूब के अंदर जिन भी टीचरों ने पढ़ा रखा है, जितने भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे फैकल्टीज़ थी सारी, ठीक है? उनके द्वारा दोस्तों हम सोच रहे हैं कि एक बार वापस से रिवीजन क्लास के रूप में यहाँ पर लगा दें, ठीक है? तो मैं समझता हूँ क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन मैंने करवाया है अधिकतर, ठीक है? और कल्चर है वो हमारे सर ने करवाई थी, तो राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जो हम हमारे जो कोर्स में थी, वो दोस्तों एक बार पूरा ना जितना भी हमने पढ़ाया है ना उसका वापस से नोट सामने रखना है आपको, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों आपको चीज़ें ये रखनी है, जो हमने पढ़ा है उसका नोट सामने रखना है और नोट सामने रखोगे तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना? तो आपको सब चीज़ दोस्तों याद करते हुए यहाँ पर आपको चलना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और 4 सभ्यता आपकी दे रखी है। 100% एक ना एक क्वेश्चन आपकी ज़रूर यहाँ पर लेके आता है। आहट सभ्यता, गणेशवर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और आपके बेराट सभ्यता, ठीक है? एक क्वेश्चन है और बिल्कुल नया कंटेंट था हमारा, पुराना कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है? और बिल्कुल नए सिरे से हमने एक-एक चीज़ को लेते हुए सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर हमने करवाया है, ठीक है? चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। अधिक से अधिक दोस्तों अब थोड़ा-सा हम यूट्यूब पर काम करेंगे और यूट्यूब के अंदर क्लासें हम आपको जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये। दोस्तों आपको दिख रहा होगा बेसिक सा ही है, ठीक है? क्योंकि अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट के अंदर राजस्थान का पोर्शन है, तो अपन ये देखते हैं कि भई पाषाण काल था, पाषाण काल से कैसे ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर कैसे फिर आप देखोगे काश्य संस्कृति और कैसे आप लोह युगीन संस्कृति के अंदर ये आता है, ठीक है? सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और 3 इसके अंदर पोर्शन आपके रहते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल रहता है, एक मध्य पाषाण काल और एक आपके नव पाषाण काल, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों पत्थर था, ठीक है? और पत्थर के बाद में धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि उसके बाद में आग का विकास हुआ। आग के विकास के साथ-साथ फिर देखोगे दोस्तों कि नवपाषाण काल के अंदर एक नई क्रांति आती है, जिसके अंदर कृषि का, एग्रीकल्चर का इसके अंदर विकास होने लग जाता है। और जब लोगों ने एक स्थान पर रहने लग गए, पहले व्यक्ति कैसे थे? घुमक्कड़ थे। जब घुमक्कड़ थे, जब उन्होंने देखा कि पानी भी हमारे पास है, रहने के लिए कुछ खाने की चीज़ें भी मिल गई है, तो अब दो दोस्त दूर दूर इन्होंने इन्होंने एक प्रकार से एक एग्रीकल्चर का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कि नवपाषाण काल आते-आते ये एक प्रकार स्थायी जीवन यहाँ पर रहने लग गए। और कहते हैं उसके बाद में ताम्र पाषाण संस्कृति आ जाती है। फिर दोस्तों धीरे-धीरे आप देखोगे कि काँसा आ जाता है और काँसा के अंदर आप देखोगे कि तांबे के अंदर टिन बनाने लग गए। क्या बनाने लगे? तांबे के अंदर टिन और कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी, उसके अंदर काँसा ही था। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप देखोगे महाजनपद के बाद में आप देखोगे लोह युगीन संस्कृति यहाँ से प्रारंभ हो जाती है और कहते हैं कि बेराट सभ्यता उसी के अंदर आपके आती है। ठीक? देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल भानगढ़, मध्य पाषाण काल बागोर सभ्यता क्योंकि पशुपालन आ गया था, तिलवाड़ा है, नवपाषाण और जहाजपुर ये अपने क्षेत्र थे। दोस्तों ये आपके पॉइंट है कि इतने सारे आपके ये क्षेत्र है। पिछली बार दोस्तों एक क्वेश्चन आया था बरोर इनमें से कौन-सा नहीं है ताम्रपाषाण संस्कृति है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है? बरोर नहीं है, देखो ये रहा बागोर। ब ब ब बागोर भी नहीं है, धानागढ़ ऑप्शन से बरोर नहीं है, ठीक है? ये आपको दे रखा है ऑप्शंस के। दोस्तों थोड़ा-सा माइंड से लगाना थोड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन-सा ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर नहीं है। पिछली बार फर्स्ट गेट के अंदर ही आया था, 4 ऑप्शन आपके दे रखे थे, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें से कौन-सा ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर नहीं आता है। तो बरोर है, आपको दे रखा है, काँसा है, सीधी-सी बात है ये ऑप्शन आपके नहीं आएगा। तो ये आपको थोड़ा-सा आपका दिमाग पे आपको रखना है कि इनमें से कौन-सा सेंटर यहाँ पर नहीं है, ठीक? आहड़, गिलूंड, ओजियाना, बालातल, लाछुरा और गणेश्वरी तमाम ताम्रपाषाणी संस्कृति आपकी मानी जाती है। फिर तांबे के अंदर टिन मिलाएंगे तो काँसा बनता है? तांबा, बरोर, बड़ोपल और कालीबंगा 3 इसके मेन मुख्य सेंटर है, ठीक? उसके बाद लोह युगीन के अंदर सुनारी, जोधपुरा, ईसवाल, नलियासर और आपके बेराट ये 5 आपके इसके अंदर किसके लोह युगीन संस्कृति के अंदर आपके यहाँ पर दे रखे हैं। दोस्तों ये आपके बेसिक है और कुछ सेंटर से आपको अच्छे से याद यहाँ पर ही करने पड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे आहट सभ्यता किससे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आहट सभ्यता से, ठीक? दोस्तों ध्यान रखना फिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेके आता है चारों सभ्यता में से। सबसे पहले इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है? कितनी बार आपको बता दिया कि इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड स्थान कहाँ पर है ये? तो उदयपुर के अंदर है, ठीक? सीधी सबको पता है नदी कौन सी है? आयड़ व जो है बेड़स नदी के किनारे ये स्थित है। फिर ये बनास नदी के किनारे स्थित इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका अगाटपुर भी है, आठपुर है और इसको आघात दुर्ग भी इसे कहा जाता है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास इसको आघात दुर्ग भी इसको कहते थे। ताम्रवती नगरी भी इसी कहते हैं, ठीक? स्थानीय नाम इसका दोस्तों धूलकोट पड़ता है और मृतकों के टीलों की सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है, ठीक? चलते हैं आगे। हाँ, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है खोज व उत्खनन।
अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या पिछली बार जो पूछा हुआ था, एक बार आपने देखा होगा, शुरुआत में पूछ लेते हैं कि भाई क्रम वाइज भी बताइए कि आप इनमें से कौन-कौन से यहाँ पे इसके खोज व उत्खनन करता थे, ठीक? तो क्रम वाइज है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 53 में अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले इन्होंने की थी, 56 में रतन चंद्र अग्रवाल साहब, 61 में एचडी साकलिया साहब जो कि दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे, पूना के अंदर है, वही दक्कन कॉलेज आपको याद रखना है। इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक साहब वहाँ पर, ठीक है, आगरकर है, वी आप आपटे है, 3 लोग मेन है। फिर दोस्तों हाँ, फिर वीएन मिश्र भी है, कौन है? वीएन मिश्र भी है इसके अंदर। कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने दोस्तों 2 लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया था, उसमें कौन-कौन थे? एक तो विजय कुमार थे, एक पीसी चक्रवर्ती थे। कौन थे? विजय कुमार और एक पीसी चक्रवर्ती। फिर कालखंड की दोस्तों बात करें तो गोपीनाथ जी शर्मा है, काफ़ी अच्छे इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कालखंड कि 1900 बीसी से और लेकर 1200 बीसी का जो कालखंड है ना, वही दोस्तों आपके गणेश्वर सभ्यता आहट सभ्यता के अंदर माना जाता है। काल निर्धारण किया है बाकायदा इसका 2100 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास। दोस्तों जितनी बार आप सामने नोट्स रखोगे, बार-बार चीज़ें आपको रिकॉल यहाँ पर होती रहेगी। फिर दोस्तों राजस्थान की सभ्यता है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि पाषाण काल है, इसके अंदर 3 काल है। ताम्र पाषाण में आहट सभ्यता, गणेश्वर अपने सिलेबस में ये दे रखा है। कास्ययुगीन सभ्यता है जिसके अंदर तांबा मिला के टिन तो कालीबंगा, ठीक इसी सभ्यता क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता काल माना जाता है और लोह युगीन के अंदर बैरहाट सभ्यता, ये 4 आपके इसके अंदर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब दोस्तों चारों के बारे में पढ़ना है, आहट सभ्यता है, ये सारे आपके इसके अंदर पढ़ने ही है, ठीक। फिर अब दोस्तों बात करेंगे आगे। हाँ, तो आहट सभ्यता आपने देखा होगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है, उदयपुर शहर के निकट कौन सी नदी है? आयड़ और बेड़स नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी घाटी कहने पर इसका नाम क्या पड़ा आपके? इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। नामकरण इसका तो प्राचीन नाम इसका अगाधपुर, अगाध दुर्ग 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर बोलते हैं। इसे ताम्रवती नगरी, दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको बार-बार पूछेंगे, ताम्रवती नगरी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? आहट सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर तांबे की प्रचुरता थी। शिलालेखों में इसका उल्लेख है बाकायदा। फिर इसका नाम स्थानीय नाम धूलकोट पड़ता है। इसको मृतकों की टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। 53 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, वीएन मिश्र इन्होंने सर्वप्रथम खोज की। फिर रतन चंद्र अग्रवाल साहब हुए, एचडी साकलिया साहब हुए, ठीक। और कहते हैं उत्खनन के समय राजस्थान सरकार दो लोगों को यहाँ नियुक्त किया, एक तो विजय कुमार और एक पीसी चक्रवर्ती, 2 लोगों को यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किया था, ठीक। और कहते हैं कि बाकायदा गोपीनाथ शर्मा जी ने 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक ये माना है। और काल निर्धारण की अगर बात करें तो 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड जो कार्बन डेटिंग विधि होती है उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। 3 स्तर है दोस्तों दाना, इसके कितने स्तर है? 3 स्तर माने जाते हैं, ठीक। पहला स्तर था स्फटिक जो पत्थर है उसकी अधिकता थी। इसके अंदर सेकंड स्तर के अंदर तांबे, कांस्य, लोहे के उपकरण आ गया। तीसरे में दोस्तों आपके मृदभांड जो है आपके, अब मैं आपको बताऊंगा मृदभांड संस्कृति क्या होती है, मैंने आगे पढ़ा भी रखा है सारा, ठीक है। पीजीडब्ल्यू क्या होता है, ठीक है, और आपके एनडब्ल्यूपीओ क्या होता है, ठीक है। उत्तरी जो काली मृदभांड संस्कृति होती है वो क्या होती है, मैंने आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो दोस्तों ये है, ठीक है। तो मृदभांड तांबे को कांसे व लोहे के उपकरण है, और पहले स्तर में क्या है स्फटिक जो पत्थर होते हैं उसकी यहाँ पर अधिकता यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों सब इसकी विशेषताएं, अब पढ़ते हैं अपन इसकी विशेषताएं। सबसे पहले सभ्यता की विशेषता है कि चक्रकूप पद्धति। क्या विशेषता है दोस्तों? जल निकास पद्धति है, और जल निकास पद्धति के अंदर पहली क्या है? चक्रकूप पद्धति, ठीक। तो दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट था, शोषण पात्र, यानी पानी का जो शोषण होता था वो इस चक्रकूप पद्धति के द्वारा यहाँ पर पानी यहाँ पर सेव करते थे यहाँ पे। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि जल निकास प्रणाली चक्रकूप पद्धति किस सभ्यता के अंदर आती है? तो आपके तो किसके अंदर आती है दोस्तों? तो आपके हैं ये गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी में जो घड़े होते हैं उन घड़ों को ऊपर एक के ऊपर रखते हैं ताकि पानी यहाँ पर शोषण हो सके। सेकंड दोस्तों अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ पर? तो बात करेंगे कि गेहूं था, बिल्कुल था, आधार था ये तो। चावल था, पशुपालन भी होता था, ध्यान रखना। गेहूं था, चावल था, ज्वार था, बाजरा था और आपके चना था। ये ध्यान रखना, पांचों आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी जो है कृषि के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सी नहीं थी सब फसल। तो आपको ये दोस्तों अच्छे से याद रखना है। तीसरा दोस्तों सीधी सी बात है, पानी मिल गया, खाने के लिए दाने वो मिल गए हैं। अब तीसरी है कि भाई रहने के लिए भी मकान चाहिए, तो मकान भी दोस्तों कैसे थे? काले पत्थर की जो मकान की नींव रखी गई थी ना, वो काले पत्थर से रखी, इसको बोलते हैं शिष्ट पत्थर। क्या बोलते हैं? शिष्ट पत्थर, शिष्ट पत्थर, ठीक है। और कहते हैं कि एक ही मकान है, एक ही मकान में 2 से 3 नहीं जबकि 6 चूल्हे मिले। इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार से क्या था, संयुक्त परिवार था। क्या था ये? एक प्रकार से संयुक्त परिवार ये माना जाता है। चलते हैं आगे। हाँ, मृदभांड दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है मृदभांड संस्कृति। और मृदभांड के अंदर कौन से मृदभांड मिले? लाल मिले और काले मृदभांड मिले। और कहते हैं कि जिन पर रेखीय व सफेद जो बूंदों वाले डिजाइन है वो दोस्तों यहाँ पर बने हुए है। और कहते हैं कि दोस्तों अनाज रखने के लिए जो मृदभांडों का स्थानीय भाषा में बोला जाता था, यानी एक प्रकार से मैं कहूँ जो अनाज रखते हैं उस अनाज को, जहाँ अनाज रखते थे मृदभांड थे, उसको दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गोरे व कोट यहाँ पर कहा जाता था। और कहते हैं कि दोस्तों यहाँ से धातु मिली, ध्यान रखना धातु के अंदर भी यहाँ चांदी से बिल्कुल परिचित नहीं थे।
सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चांदी से परिचित नहीं थे। फिर बात करेंगे मुद्रा मिली है 26 किस्म की जो है मणियाँ मिली है, धूपदानी यहाँ से मिली है, मुद्राएँ मिली है, 6 यूनानी मुद्राएँ यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एक तरफ तो त्रिशूल है और एक तरफ आपके अपोलो देवता का चित्र यहाँ से आपको मिला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है हाँ, फिर दोस्तों बनासियन बुल, सबसे इंपॉर्टेंट बनासियन बुल यहाँ से मिली, क्या मिली है? बनासियन बुल यानी बेल, टेरिकोटा का जो बेल होता है वो यहाँ से आपको मिला है। ठीक, लोहे के उपकरण मिले 79, कुल्हाड़ी मिली है, चाकू मिली है, अंगूठियां मिली है, और कहते हैं कि बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से मिला। कहते हैं कि ईरान से संबंध था और बलूचिस्तान से होता हुआ सारा यहाँ पर आता था, तो कहने का मतलब बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से मिला है। दोस्तों लाजवर्द जिसे बोलते हैं लेपिस लाजुली, एक प्रकार से नीला पत्थर होता है एक प्रकार से। ठीक है, कहते हैं तो ये दोस्तों ये अफगानिस्तान से होता था, यानी एक प्रकार से वो व्यापार इधर से उधर यहाँ पर होता है। रंगाई छपाई के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उद्योग मिले हैं। ठीक है, कहने का मतलब है तो ये सारी बातें आपको यहाँ सर मिली है। तो देख लेते हैं एक बार। मकान की नींव काला पत्थर, शिष्ट पत्थर बढ़ते थे। मकान की दीवारें धूप में सुखाई जाती थी और ईंटों का पत्थर यहाँ पर जो है पत्थरों से बनाते थे। एक ही मकान में 2 से 3 या 6 चूल्हे मिले, यानी एक इससे ये अंकित होता है कि संयुक्त होने का प्रमाण है। यहाँ के लोग काले व लाल मृदभांड मिले हैं, जिन पर रेखीय व सफेद बूंदों वाले डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं। अनाज रखने के लिए मृदभांडों को किसका बोला जाता? आपके गोरे व कोट यहाँ पर कहा जाता था। फिर दोस्तों यहाँ से 6 यूनानी, ध्यान रखना यूनानी मिल रही है मुद्राएं, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध था यूनान से। और कहते हैं दोस्तों यूनान तो उस समय, यूनान और रोम की सभ्यता उस समय महान संस्कृतियों में मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, जब अपन रोम का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो रोम के अंदर अगस्टस सीजर, ठीक है, आप देखो कि सीजर का नाम फेमस आता है। ठीक है, और मतलब कहने का तो रोम संस्कृति सबसे यहाँ पर सबसे प्राचीन संस्कृति वहाँ पर यूनान है, यूनान के बाद में रोम संस्कृति। ठीक है ना, उसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे फ्रांस का जो कल्चर है वो दोस्तों धीरे धीरे और संस्कृति यहाँ पर अडॉप्ट यहाँ पर करने लग जाते हैं। फिर 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली, जिसके अंदर एक तरफ तो त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो का चित्र मिला है, और यूनानी भाषा में यहाँ पर लेख अंकित है। और कहते हैं इसकी जो मुहर है उस मुहर पर बिहितब वित्स व पलित सा तथा तातीय तोम सन अंकित यहाँ पर अंकित हो, 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। या 8 सभ्यता के लोग चांदी से बिल्कुल दोस्तों चांदी से बिल्कुल अपरिचित थे। 26 किस्म की मणियां मिली है, धूपदानी यहाँ से प्राप्त हुई, और कहते हैं बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से प्राप्त होता है, यानी ईरान से अफगानिस्तान से ऐसे ही मिले, सेम ऐसे मिले, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई संबंध यहाँ पर रहा होगा। बनासियन बुल मिली है, एक प्रकार से कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राप्ति मिली है वो दोस्तों टेरिकोटा का जो है बेल है यहाँ से प्राप्त हुआ, इसे ही बनासियन बुल यहाँ पर कहते हैं। 79 उपकरण मिले, लोहे के, कुल्हाड़ी मिली है, चाकू, अंगूठियां मिल गई, नारे की खंडित मूर्ति मिल गई। ठीक है, और कहते हैं कि कमर से नीचे इसमें लेगा पहना है। कहते हैं कि सेलखड़ी मिल गई पत्थर, सीप मिल गए, अंगेट जेस्पर मिल गए, कार्नेलियन मिल गए। ठीक है, लापिस लाजुली, वही दोस्तों लापिस लाजुली नीला पत्थर, तांबा मिल गया यहाँ से, और कांसे से बनी सामग्री यहाँ से प्राप्त हो गई। और कहते हैं कि यहाँ के लोग शवों को गहने व आभूषण के साथ यहाँ पर क्या करते थे? शवों के साथ गहने पहनते थे और साथ में आभूषणों के साथ भी यहाँ पर दफनाते थे। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसके अन्य स्थल कौन कौन? सबसे पहले अगर मैं कहूँ अन्य स्थल की, तो है पहला जो नाम आता है अन्य स्थल के अंदर वो है गिलुंड, बालाथल, ओजियाना, भगवानपुरा, पिंड, अलोद और बाघ। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से सेंटर है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से आहार सभ्यता के कौन से सेंटर यहाँ पर नहीं है। तो एक तो गिलुंड है, बालातल है, ओजियाना है, ठीक, भगवानपुरा है, पिंड है, अलोद है और आपके बाघ है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट आपके गणेश्वर सभ्यता की ओर, किस कौन सी तरफ? गणेश्वर सभ्यता की ओर। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों ध्यान रखना कहाँ पर है, तो नीम का थाना। अब तो सीकर क्षेत्र क्योंकि नीम का थाना जिला बंद कर दिया है, उत्तरी पूर्व राजस्थान के अंदर है। नदी कौन सी है, तो कांति नदी किनारे स्थित है। इसका उपनाम क्या है, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी, क्या बोलते हैं इसको? ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, और ताम्र संचयी सभ्य संस्कृति इसे कहा जाता है। फिर दोस्तों पूछ लेते हैं कि खोज व उत्खनन से, तो 77 में रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने, और 78-69 में आपके विजय कुमार साहब ने इस यहाँ पर उत्खनन किया। 3 चरण, कितने सांस्कृतिक चरण है इसके? 3 सांस्कृतिक यहाँ पर चरण है। कालखंड की बात करेंगे तो डीपी अग्रवाल साहब हुए, उन्होंने बताया कि 2800 से 2000 बीसी, और कहते हैं कि इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नाम से इंगित करते हैं। फिर दोस्तों पढ़ लेते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर, सीधी सी बात है, उत्तरी राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी, कौन सी नदी है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि अब यहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल है जोधपुरा के अंदर ही पाए, जो जयपुर के अंदर है। उपनाम क्या है इसका? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इसको, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, और ताम्र संचय संस्कृति भी इसे कहा जाता है। हाँ, अब दोस्तों है कि भाई 77 के अंदर जो अपने रतन चंद्र अग्रवाल साहब हुए हैं, उन्होंने खोज की, उत्खनन आपके विजय कुमार साहब ने भी कहा कराया। ठीक है,
अब दोस्तों बात करें कालखंड व स्तर की, ठीक है? तो स्तर की अगर बात करेंगे कालखंड की, तो डीपी अग्रवाल ने दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन किया था, कितना बताया आपके 2820 से लेकर 2000 ईसा पूर्व बताया, और कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को हड़प्पा से सभ्यता से पहले का जो काल है, पूर्व सभ्यता, एक होता है परिवर्ती, एक होती है हड़प्पा और एक होती है पूर्ववर्ती, ठीक है? तो इसको दोस्तों पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है? फिर गणेश 3 सांस्कृतिक कितने चरण मिले आपके? 3 सांस्कृतिक चरण आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख विशेषता यहाँ से क्या-क्या प्राप्त हुई है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों जो आवास मिला है ना, वो पत्थर के किसके बनाए जाते थे? पत्थर के यहाँ पर जो है यहाँ पर मकान यहाँ पर बनाए जाते थे, ना कि ईंटों के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाँध मिले हैं यहाँ से, भई पानी के लिए सोखने के लिए क्या होता है, एक एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, मान लो कोई बाढ़ आ जाए और बाढ़ को अगर बाँध भई बनाए इसलिए जाते हैं, झील, बाँध ये सब, ठीक है? तो बाँध यहाँ पर मिला है। आखेट मिले हैं, आंशिक रूप से कृषि पर भी आंशिक रूप से कृषि पर भी ये निर्भर थे। फिर मृदभांड की बात करेंगे तो उदाहरण हस्त निर्मित व चौक निर्मित मृदभांड कैसे मिले? हाथों से बने हुए व चौक निर्मित, और कहते हैं कि कपीस वर्णी मृदभांड, यानी एक प्रकार से कहूँ काले व नीले रंग मिले हैं, नानकड़ा काले व नीले रंग यहाँ मृदभांड यहाँ पर मिले, यानी एक प्रकार से कहूँ चमकीले लेख व यहाँ पर लाल लेप यहाँ पर चढ़ा होता था। तो ये है, ठीक। मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ना कि ईंटों के। बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आखेट किया है इन्होंने, लेकिन आंशिक रूप से कृषि पर भी निर्भर थे। मृदभांड मिले हैं, हस्तनिर्मित व चौक निर्मित मृदभांड मिले हैं। यहाँ से प्राप्त जो मृदभांड मिले हैं, यानी कपीस वर्णी मृदभांड जो कहलाते हैं, वो दोस्तों काले मिले हैं, नीले रंग के मिले हैं, ठीक। इसके ऊपर चमकीला लाल लेप भी, क्या चमकीला जो लाल लेप होता था वो इस पर चढ़ा होता था। फिर दोस्तों ताम्र उपकरण मिले हैं उद्योग। अब उद्योग में क्या-क्या मिला है देखो समझना, मछली मारने के कांटे मिले हैं, तिराग बाण मिल गए, भाला मिल गया और एक सुआ मिल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना सुआ, क्या मिल गया? एक सुआ मिल गया है, ठीक है। और कहते हैं कि चूड़ियाँ मिल गई यहाँ पे और छेनी मिल गई और गोलियाँ यहाँ पर मिल गई, और कहते हैं कि 99% दोस्तों तांबा यहाँ से प्राप्त होता था। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण व पशुओं की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ इस तरह से तांबे को गलाने का नहीं, बल्कि तांबे की वस्तुओं के निर्माण का जो है महत्वपूर्ण केंद्र तथा निर्यात का एक दोस्तों ये बड़ा केंद्र यहाँ पर था, ठीक है ना? तांबे की वस्तुओं के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र तथा निर्यात का एक बड़ा केंद्र भी यहाँ पर इंगित यहाँ पर होता है। चलते हैं आगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा से संबंध, क्योंकि इसको पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर मैं कहूँ हड़प्पा सभ्यता से संबंध के लिए, तो गणेश्वर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, तांबे की आपूर्ति का दोस्तों केंद्र था। अगर तांबा लेना है तो आपके कहाँ से लेते थे? आपके गणेश्वर सभ्यता से यहाँ पर, क्योंकि 99% यहाँ से मिल रहा है, तो सीधी सी बात है। फिर गणेश्वर का दोहरे छल्ले वाला पिन, ये दोस्तों अच्छे से याद रखना, दोहरे छल्ले वाला पिन भी दोस्तों आपके हड़प्पाई स्थलों से मिला, जिससे व्यापारिक संबंधों का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। तो दोहरे छल्ले वाला पिन कहाँ से मिला है आपके? तो आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अन्य दोस्तों, अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो दरिबा है, अहिरवाला है, बालेश्वर है, चीपलाटा है, बेहर है, मोटुका कुराड़ा है। ये आपको मेन सेंटर है, ये आपको अच्छे से करना है। दरिबा, अहिरवाला, बालेश्वर, चीपलाटा, बेहर और मोटुका कुराड़ा, ठीक है। ये मेन सेंटर है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। अब दोस्तों तीसरा है आपके कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता है आपकी? कालीबंगा सभ्यता। तो मैं समझता हूँ कि अगर नोट सामने रखोगे ना, तो सारी नोट्स को रिकॉल हो जाएगा, और जितना रिकॉल होगा ना आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके जरूर इन सभ्यताओं में से लेकर जरूर आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी हम करवा रहे हैं ना रिवीजन, दोस्तों बिल्कुल नए कंटेंट के साथ में आप करवा रहे हैं। आप खुद देखना, ठीक है। किसी किसी के भी नोट्स लेके देखना, हमारे जब किसी मतलब कोर कोचिंग वालों के भी, मेरा कहने का मतलब है, और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स में भी देखना। आपको सब चीज़ें आपके जो हमारे नोट्स पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल नया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना? और बस याद करते रहिए। और दोस्तों मैं समझता हूँ लास्ट के 1 महीना आपके रहा है, जितना हो सके आपको अधिक से अधिक रिवीजन पर फोकस करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? एक पहली चीज़। और जहाँ बैठे हो कुर्सी के अंदर वहीं बैठे रहना है, इधर से उधर हिलना नहीं है। शादी-ब्याह में इच्छा है तो आपको जाना चाहिए, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना? आपको मेरे हिसाब से आपको जाना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब 1 महीना रह गया, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हो? खाना घर पे ही आराम से अगर पीजी में रह रहे हो तो पीजी में खा लो, या फिर किसी के अगर घर पे रहते हो तो खाना जो मम्मी है या कोई भी भाई घर पे रहता है उससे बनवा लो, क्योंकि वहाँ जाओगे 2 घंटे खराब होंगे, ठीक है ना? कहने का मतलब दोस्तों अब फोकस पूरा आपका रिवीजन पर होना चाहिए। एक-एक मिनट आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तब 3 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे का और फर्स्ट पेपर जीके का और आपके 3 घंटे सब्जेक्ट का। एक-एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखेगा वहाँ पर, आप खुद को पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था जीके वाला, उसके अंदर आपको सबको पता है, अच्छे से पता है अच्छे से, कि जीके वाला पेपर के अंदर कितनी दिक्कतें आई। क्योंकि मैं समझता हूँ दोस्तों, लगभग मैं समझता हूँ मेरे पास इतने मैसेज कॉल आए थे ना कि सर एक क्वेश्चन हो जाता हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों अब देख लो वैल्यू, एक-एक क्वेश्चन की कितनी आपकी वैल्यू है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीरियस होके
आपने जो तैयारी की है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना है, ठीक है? आपको शांति से रहना है, मनन करना है चीज़ों को, रिकॉल करना है, आपको लगे कि घबराहट हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा? तो आपको सबसे एक ही तरीका है उसका, वो है आपको शांति से जब आपको लगे कि हाँ, चीज़ें सारी याद है, शांति से बैठ जाओ, ठीक है? और ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव सकारात्मक रहना है, ठीक? अच्छे लोगों के साथ बैठना है, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ठीक है? और सब चीज़ें दोस्तों आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव। मानसिक जो है मेन दोस्तों, मानसिक जो होती है ना चीज़ें, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रहती है। तो इसलिए मानसिक सकारात्मक रहे, ना कि आपके नेगेटिव लोगों के साथ। हाँ, और दूसरी बात जो आप देखते हो ये रील्स है, ठीक है? और ये टेलीग्राम है, जितने भी आप सब बंद कर दो ये, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और यूट्यूब की जो दुनिया है, उसको भी अब थोड़ा 1 महीने तक बंद करो, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसको डाउनलोड कर लो ताकि आप उसका जो नेट है ना वो अच्छे से जो है बार-बार क्योंकि चेक करते हो आप बार-बार, ठीक है ना? भाई किसका क्या है, किसी यूट्यूब पे कौन-सी क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास कौन-सी चल रही है, क्या है? तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो जो आपको एक 1-2 चैनल फिक्स कर लेने हैं। यार ये चैनल फिक्स है, इसमें अच्छी-अच्छी क्लासेस डाल रहे हैं सारे, जो भी है आपको ठीक लगे, आप वो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उन क्लासों को आप देख लो, ठीक है? डाउनलोड करके नेट बंद हो जाएगा और जब नेट बंद हो जाएगा ना, सब चीज़ें आपको फिर अच्छे से आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा आप देखोगे कि आप जो आपका मोबाइल का जो है वो सारा आपको ग्रोथ में जो है वो आपको टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, ठीक है ना? कहने का मतलब दोस्तों है कि आपको अब 1 महीने हो के आपको सीरियसली होके तैयारी पे आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? चलते हैं कालीबंगा सभ्यता। इसको दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ जिला है, मैं भी देख के आया हूँ कालीबंगा सभ्यता, ठीक है? जब मैं गया था घूमने के लिए कालीबंगा सभ्यता क्योंकि जब मैं फर्स्ट ग्रेड की जब मैं तैयारी करता था, तो सूरतगढ़ दोस्तों मैं गया था 2-1 महीने के लिए क्योंकि मैंने सुना है सूरतगढ़ के अंदर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाता है, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी कहा था कि यार एक बार वहाँ पे चला जाना, तो 2-1 महीने गया था, ठीक है? और मैं वहाँ गया था तो अपने कालीबंगा है, ठीक है? हनुमानगढ़ पास में है, सूरतगढ़ की जस्ट आप देखोगे कि तो वहाँ चला गए थे हम 3-4 दोस्त थे और वहाँ जाके दोस्तों हमने कालीबंगा सभ्यता को बिल्कुल एक-एक म्यूज़ियम में गए थे, म्यूज़ियम में पूरी चीज़ें देखी थी, ठीक है? और शायद हमने वीडियो बना के लेके आए थे, है ना? तो सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, आपको तो घूमना भी चाहिए हिस्टोरिकल प्लेस है चीज़ें, ठीक है? और मैं बता भी दूँगा आपकी कहीं न कहीं कभी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें तो देखते रहनी ही चाहिए, ठीक है? चलते हैं आगे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है? शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ व पंजाब, इसको बंग भी कहते हैं, इसको निर्धन सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दोस्तों इसे ही कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने ये चीज़ बताई थी। चलते हैं आगे, ठीक है? खोज व उत्खनन, सबसे इम्पोर्टेंट खोज व उत्खनन। सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्सीटोरी साहब ने दी थी, ओरेल स्टाइन भी थे। दोस्तों ध्यान रखना एलपी टेस्सीटोरी थे, तो हमारे बीकानेर भी आए थे, ठीक है ना? ये चीज़ है। फिर 1952 में अमलानंद घोष साहब है, 61 में बीबी लाल है, बीके ताफर है, एमडी खरे साहब है, क्रेम श्रीवास्तव और एमपी जैन है। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखने पाँचों क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? बार-बार रिकॉल करवा लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? एग्जाम उनमें से कौन से नहीं थे। कहने का मतलब दोस्तों आपको अच्छे से याद करना है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा में धोलावीरा सेकंड और 30 नंबर दोस्तों आपके कालीबंगा ये आती है और कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसे कांस्य युगीन सभ्यता यानी 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी 50 बीसी के आसपास ये कहलाती है। फिर कितने स्तर है आपके 5 स्तर है, ध्यान रखना। 3 स्तर तो प्राक हड़प्पा के, ये हड़प्पा से पहले। फिर दोस्तों 3 स्तर जो मिले यानी कहूँ तो विकसित जो अगर मैं कहूँ डेवलपमेंट जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्तर है उसका दोस्तों 3 स्तर यहाँ पर माने जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये अपन ने सारी चीज़ें देख ही ली, ठीक है? देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती की शुष्क नदी के किनारे कहाँ पर? बाएँ, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है? और और इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ जो कि पंजाबी में बंगा का अर्थ है। इसे सरस्वती या दृश्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। उपनाम इसका निर्धन सभ्यता, सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी दोस्तों ध्यान रखना सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने। नेक्स्ट है खोज व उत्खनन, सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्सीटोरी ऑरेलस्टाइन ने दी थी। खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष साहब थे, ठीक है? ये सबसे पहले उन्होंने कहा था और कहते हैं इन्होंने कई 2 दर्जन से स्थल यहाँ पर खोज निकाले थे। उत्खनन बीबी लाल है, बीके थापर है, 61 से 69 की मध्य ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक? एमडी खरे साहब है, केएम श्रीवास्तव है, एमपी जैन साहब है। फिर 2 सबसे आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य काल कौन सी है? कांस्यकालीन सभ्यता यहाँ पर है, ठीक है? और कहते हैं पूर्व तक माना जाता है 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, ठीक? तो अब ये बीसी वाला जो है पोर्शन है वो अपन पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के अंदर पोर्शन जो अपन पढ़ते हैं। ईसा से पूर्व बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा के बाद में एना डोमिन एडी, ठीक है? हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी है, राजस्थान में गुजरात में धोलावीरा के बाद जो कालीबंगा है वो तीसरे नंबर की आपके यहाँ पर आती है, ठीक है?
देश तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कितने स्तर है टोटल? 5 स्तर। कितने स्तर है दोस्तों? ध्यान रखना 5 स्तर माने। कितने स्तर? 5 स्तर। 2 स्तर प्राक हड़प्पा है, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ आपके विकसित हड़प्पा है। 2 टीले हैं, आपको देखते हैं, दिखाते याद करवाते हैं। देखो अब सबसे पहले अब दोस्तों देखते हैं विशेषताएँ। समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लगभग 45 मिनट के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा चारों सभ्यता का। और मैं समझता हूँ ये क्लास देख ली ना आपने सभ्यताओं की, तो एक क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि नोट्स उसी तरह बनाए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए और याद भी होए। 2 टीले हैं, एक पश्चिमी टीला, एक आपके पूर्वी टीला। इसको प्रशासनिक यहाँ दोस्तों एक प्रकार से कोई ना कोई प्रशासनिक भवन रहा होगा, ठीक? एक और टीला है तीसरा, लेकिन वो संबंध रखेगा तीसरे से, जिसमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होंगे, ठीक है? पूर्वी टीला है, आम नागरिक रहेंगे, निचला नगर होगा और कालीबंगा सेकंड इसको कहते हैं, ठीक? तीसरा दोस्तों ध्यान रखना, तीसरा होगा वो अग्नि जो है पश्चिमी टीला का, किसके? पश्चिमी जो टीला है उसका ही दोस्तों ये भाग होगा और कहते हैं कि अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दुर्ग का द्विभागीकरण कर रखा है। क्या कर रखा है? दुर्ग का द्विभागीकरण। अलंकृत ईंटों का भी फर्श प्राप्त यहाँ से हुआ है और कहते हैं कि मुख्यतः कच्ची ईंटों का भी यहाँ प्रयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये आपको अच्छे से देखना है। अब देखेंगे साक्ष्य, देखेंगे मुहर, देखेंगे लिपि कौन सी थी, धार्मिक जीवन देखेंगे, जल निकास प्रणाली, मृदभांड, संवर्धन और आपके अन्य विशेषता इसके अंदर समझने का अच्छे से प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे मृदभांड, ठीक है दोस्तों। हाँ, सबसे पहले क्या है? मृदभांड। यहाँ से लाल व गुलाबी रंग के क्या मिले? चौक निर्मित बर्तन। कैसे मिले? लाल व गुलाबी रंग के चौक निर्मित बर्तन आपको यहाँ पर मिले हैं और कहते हैं कि प्राक हड़प्पा जो कालीन मृदभांड है वो कौन से कहलाते हैं? सोती मृदभांड संस्कृति भी इसे कहा जाता है। कहते हैं कि समाधान भी 3 प्रकार के मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और आपके कलश समाधान। और कहते हैं युग्मित समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना अच्छे से। बेलनाकार तंदूर मिला है दोस्तों, ध्यान रखना बेलनाकार तंदूर मिला है। एक ही खेत में कितनी फसल उगाते थे? 2 फसल उगाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। कौन-कौन से? चना और सरसों। कौन-सा? चना व सरसों। फिर दोस्तों नेक्स्ट है मुहर और लिपि के अंदर। मुहर मिली है बेलनाकार लिपि, जिसके अंदर आप देखोगे मेसोपोटामिया सभ्यता से जिक्र मिलता है। लिपि भी कैसी? दाएं से बाएं लिपि, जो कि प्लूस्टोफेडन अपठित जो है लिपि यहाँ से प्राप्त हुई है। मुहर कौन सी है? बेलनाकार मुहर यहाँ से आपके प्राप्त हुई है। चलते हैं आगे। जल निकासी प्रणाली, व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अभाव। क्या था? अभाव था। लकड़ी की नालियां मिली है तथा गंदे के निकास हेतु एक दूसरे के गोलाकार भांडों का भी यहाँ प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। जल निकास की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं थी जल निकास की। आप पढ़ लेते हैं। पश्चिमी टीला यह ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग कहते थे। कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता था, प्रशासनिक भवन था। पूर्वी टीला यह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसलिए निचला नगर या कालीबंगा भी कहा सेकंड कहा जाता है। इसका तीसरा टीला भी मिला जो पश्चिमी टीले का है दोस्तों एक खंड है, जिसे यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर तो सबसे इंपॉर्टेंट दुर्गा द्विभागीकरण यहाँ पर कर रखा है, यानी बीच दोनों टीलों के अलग अलग प्राचीर से यहाँ से गिरे हैं। मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, ऐसी बात नहीं है। अलंकृत ईंट है यहाँ से। पक्की का प्रयोग केवल, ध्यान रखना, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुओं के लिए किया है, नालियों के लिए किया गया और स्नानागार के लिए यहाँ पर किया गया। और कहते हैं कि दोस्तों जिस तरह से अपन देखते हैं कि जैसे घर होते हैं, ठीक है, घर के जो आगे जो आपके देखोगे कि सड़क होती है सामने, ठीक है, और कहते हैं कि जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे किस पे खुलते हैं? यहाँ पर मुख्य सड़क पर खुलकर नहीं खुलते, जबकि कहाँ खुलते हैं? आपके गलियों में अंदर खुलते हैं। और कुछ भी होते हैं कि हम सामने खुल जाते हैं। तो आज क्या आपने देखा वर्तमान रूप के अंदर भी, ठीक है, जैसे आप जयपुर जाओगे ना, जयपुर में तो मुख्य सड़क पर तो खुलेंगे ही नहीं, कहाँ पे खुलेंगे? गलियों के अंदर ही खुलेंगे सारे अधिकतर दरवाजे, ठीक है। तो आप देखो जब जयपुर शहर के अंदर, सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर जितने भी दरवाजे मिले ना, वो कहाँ मिले? आपके गलियों में खुले हुए हैं, ना कि आपके मुख्य सड़क पर। हाँ, अब धीरे-धीरे जैसे जयपुर का विकास हुआ, बाहर गए लोग, ठीक है, जब बाहर लोग गए तो अलग-अलग कॉलोनियाँ बसी, तो सीधी तो वो सब सड़क के अंदर खुलने लग गए दरवाजे। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि जितने भी दरवाजे मिले हैं ना इसके अंदर, जो आपके मुख्य सड़क पर न खुलकर कहाँ खुले हैं? आपके गलियों के अंदर यहाँ पर खुले हैं। जयपुर के अंदर जितनी भी सिटी, जो जयपुर सिटी है, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, ठीक है, आप देख लो, सूरजपोल है और आपके ब्रह्मपुरी है, इदा की मोरी है, जितने भी आप देखोगे ना जयपुर के अंदर, मेन जयपुर के अंदर, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ के अंदर, वो जितने भी दरवाजे हैं ना, वो आपके गलियों के अंदर खुले हुए हैं, ठीक है। हाँ, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की यहाँ पे नालियाँ मिल गई, ठीक है, बेलनाकार तंदूर के मिल गए। 2 फसलें उगाने का दोस्तों यहाँ प्रमाण मिलता है, कहते हैं चना और सरसों। मुहर मिली है बेलनाकार, ध्यान रखना, मेसोपोटामिया से समानता है। फिर लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे क्या बोलते थे? ब्रेस्टोफोडन। कौन से? ब्रेस्टोफेडन लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रेस्टोफेडन, जो कि किलाक्स लिपि थी, जो कि एक प्रकार से दोस्तों अपठित थी, ठीक है।
अब दोस्तों एक धार्मिक जीवन की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी टीले के दक्षिण हिस्से में कच्ची ईंटों से बने चबूतरों की श्रृंखला यहाँ से प्राप्त हुई है। कैसी? चबूतरों की श्रृंखला, जिनमें मिट्टी की लेढ़ी की गई है, 7 आयताकार, ठीक है, 7 आयताकार अग्निकुंड की दोस्तों कतार एक ही लाइन में, किसमें? 7 कतार आयताकार अग्निकुंड की। और कहते हैं कि निचले नगर के कई मकानों में तो वृत्ताकार, ध्यान रखना, वृत्ताकार अग्निकुंड, कैसे? वृत्ताकार अग्निकुंड मिले। दोस्तों ध्यान रखना, जो निचले नगर का जो आप देखोगे मकान देखोगे ना, उसमें कैसे अग्निकुंड मिले? वृत्ताकार। साथ में आयताकार हवन मिले हैं, हवन कुंड, ठीक है। अग्निकुंड का अगर देखेंगे तो कितने वृत्ताकांड यहाँ पर आपके मिले हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ से माता देवी कोई मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर सिंह युक्त देवता का अंकन मिला है। मंदिरों का अभाव था, सीधी सी बात है, मंदिरों का अभाव यहाँ मिलता ही है, क्योंकि आप देखोगे कि गुप्त काल से ही, मौर्योत्तर काल से ही, उसके बाद मंदिर यहाँ से प्रारंभ हो गए थे। स्वस्तिक चिन्ह मिला है। एक कुंड से पशुओं की हड्डियां मिली है, ठीक है। टेरिकोटा निर्मित लिंग व उससे जुड़ी योगिन पीठी का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल जल निकासी का अभाव था। लकड़ी की नालियां तथा गंदे पानी निकासी हेतु एक दूसरे पर गोलाकार भांडों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, ठीक। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और देख लेते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले यहाँ से। शल्य चिकित्सा, ध्यान रखना, एक बालक की खोपड़ी के 6 छेद मिले यहाँ पर, ये चीज मिली है। हाथी दांत मिला है, कंगा मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, सीधी सी बात है। चलित चक्की मिली है, ऊंट की हड्डियां मिल गई यहाँ से, शंख मिल गया, तांबे का परसू मिल गया, पक्की ईटी व सेल खड़ी चूड़ियां मिल गई। और कहते हैं कि एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली जो है बोतल के टेरिकोटा भी दोस्तों मॉडल आपके यहाँ से प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों ये था आपके कालीबंगा सभ्यता। आपके मैं कई बार बोल रहा हूँ कि ये जो सभ्यता है ना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता ही है। पिछली बार पूछ लिया था शायद वृत्ताकार था या कौन सा अग्निकुंड था, तो आपको ये अच्छे से वृत्ताकार अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। कौन सा? वृत्ताकार अग्निकुंड। मृदभांड मिल गए यहाँ से, तो लाल व गुलाबी कलर के, ठीक है ना। और इन मृदभांडों को सोती मृदभांड भी कहते हैं। इन पर काले व सफेद रंग से पेड़ पौधे, पछली, बतख, हिरण आदि का जो चित्रांकन मिल गया है। फिर दोस्तों कहते हैं कि 3 प्रकार से कब्रिस्तान यहाँ पे दक्षिण के अंदर, दक्षिण में, जो कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और आपके कलश, जो कलश होता है ना, कलश, उसको समाधान करते हैं। एक आंशिक समाधिकरण होता है, एक पूर्ण समाधिकरण यहाँ पर होता है, ठीक है। 3 प्रकार की समाधियां मिली है, जिस पर एक युगल समाधि के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर प्रतीकात्मक सावधान के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। कब्रों से मृदभांड, कांस्य दर्पण आदि अंत्येष्टि भी सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, ये है। अब दोस्तों कहते हैं कि पतन का कारण क्या है? क्या है पतन का कारण? इसमें उन्होंने बताया कि पतन का जो कारण रहा है वो है सभ्यता का पतन गग्गा नदी के सूख, किस पर? गग्गा नदी के सूख जाने से। संग्रहालय कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 के बीच में हुई थी। और कहते हैं कि दोस्तों पुस्तक लिखी थी एच.डी. साक, किसने लिखी है? एच.डी. साकले ने एक पुस्तक लिखी है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी है? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपको पुस्तक अच्छे से याद यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब दोस्तों ये था, ठीक है। अब बात करेंगे बैराठ। 3 सभ्यता हो चुकी है अपनी, कौन कौन सी? सबसे पहले आहार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और तीसरी आपके कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तीनों सभ्यता आपके इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों फोर्थ है आपकी बैराठ सभ्यता। कौन सी? बैराठ सभ्यता, हाँ ये है, ठीक है। पाषाण काल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तांबा 3 मिला है, कांसा हो गया इसके अंदर। वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहा आ जाता है आपके, ठीक है। और कहते हैं महाजनपद काल में द्वितीय नगरी क्रांति भी दोस्तों इसके कहा जाता है, 6वीं शताब्दी बीसी के अंदर। अब देखेंगे मृदभांड परंपरा। कौन सी परंपरा है? मृदभांड परंपरा, ठीक है। जिसके अंदर हाँ तो 4 आपके मृदभांड परंपरा होती है। एक तो बीआरडब्ल्यू, एक ओसीपी, एक पीजीडब्ल्यू और एक दोस्तों आपकी होती है एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। इसमें पहली कौन सी है? ब्लैक एंड रे वेयर। कौन सी है पहली? ब्लैक एंड रे वेयर, यानी लाल काले मृदभांड, ये यानी कृष्ण लोहित मृदभांड। सेकंड है ओसीपी, ऑर्ची कलर्ड पोइट्री, ऑर्ची कलर्ड पोइट्री, जिसे बोलते हैं गैरिक मृदभांड। तीसरी है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित दूसर मृदभांड, ठीक। फोर्थ है एनबीपीडब्ल्यू, इसको बोलते हैं उत्तर काले पॉलिश युक्त मृदभांड। ये 4 मृदभांड है, एक तो बीआरडब्ल्यू, एक ओसीपी, एक पीजीडब्ल्यू, एक एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी लाल काले मृदभांड, पाषाण काल में। किसमें? पाषाण काल में। ओसीपी, ऑर्ची कलर्ड पेंटेड गैरिक मृदभांड, यानी ताम्र पाषाण काल भी हो प्लस आपके विकसित जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आ जाते हैं ये। पीजीडब्ल्यू जो आप देखोगे कि जो महाभारत के काल के समय वैदिक सभ्यता है, ठीक है, चित्रित दूसरा मृदभांड आते हैं इसके अंदर। फिर दोस्तों आपके एनबीपीडब्ल्यू, उत्तरी काली पॉलिश युक्त मृदभांड, दोस्तों ये आपके मौर्य काल के समय माने जाते हैं। और कहते हैं जो पैसे वाले होते हैं ना अधिकतर लोग, वो इसी का ही एनबीपीडब्ल्यू का यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर सबसे ज्यादा करते थे।
हाँ, कोटपुतली बहरोड के समय है ये जगह पर है ये। प्राचीन नाम विराटनगर है क्योंकि मत्स्य जनपद थे अपने, 16 जनपद थे महाजनपद, जिसमें से एक जनपद था आपके मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी आपके विराटनगर। 3 टीले मिले यहाँ से, बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी और आपके महादेव जी की पहाड़ी। खोज उत्खनन 37 में कैप्टन बट ने किया था बीजक डूंगरी से। अशोक का बाबरू शिलालेख यहाँ से खोजा था। प्रारंभिक सर्वेक्षण की बात करूं तो 64 में बैराट में भीमसेन की डूंगरी पर इसने अलेक्जेंडर कनिंगम ने सर्वेक्षण किया था। 71-72 में कार्लाइल भी आए थे, और 10 में डीआर भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन यहाँ पर किया था। किसने किया था? डीआर भंडारकर ने विस्तृत जो अध्ययन है आपके यहाँ पर किया था। फिर दयाराम सैनी ने 36 में 37 में उत्खनन किया। 62-63 में नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और एम.एन. देश पांडे और डॉक्टर सुंदर राजन। दोस्तों 4 नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ आपके दीक्षित, एम.एन. देश पांडे, डॉक्टर सुंदर राजन, ये चारों नाम आपको अच्छे से याद भी करने हैं। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, लोहीयुगीन संस्कृति है, इसका उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, जिससे भारत में द्वितीय जो है नगरीकरण, दोस्तों ध्यान रखना, पहला नगरीकरण को क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सेकंड जो आपकी नगरीकरण वो दोस्तों आपके 600 ईसा पूर्व से जो चालू हुआ था, सेकंड जो महाजनपद काल का युग आता है, वो दोस्तों सेकंड जो है नगरीकरण यहाँ पर कहलाता है। राजस्थान में ताम्र पाषाण काल के बाद स्लेटी रंग की कौन सी चित्रित पीजीडब्ल्यू, ध्यान रखना, ताम्र पाषाण काल के बाद में स्लेटी रंग की चित्रित जो मृदभांड है पीजीडब्ल्यू, वो दोस्तों संस्कृति का उदय होता है, और इसे लोहित युगीन संस्कृति भी नाम से जाना जाता है। चित्रित जो है मैं आपके चित्रित दूसर मृदभांड, ठीक है, ताम्र पाषाण काल के बाद में। ठीक, समझना। बेराट है, सुनारी है, नो है, जोधपुर है, तमाम दोस्तों इसके सेंटर है, मुख्य सेंटर। अब हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता कहाँ पर है? 3 टीले मिले यहाँ से, बीजक की, भीम जी की और महादेव की डूंगरी। 37 में सर्वप्रथम खोज कैप्टन बट के द्वारा बीजक की पहाड़ी में। अशोक का बाबरू जो शिलालेख है वो दोस्तों यहाँ पर खोजा था। प्रारंभिक सर्वेक्षण 64 में अलेक्जेंडर कनिंगम साहब ने किया था। 62, 71, 72 में कार्लाइल आए थे, और 10 के अंदर आपके डीआर भंडारकर ने यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया था। 36-37 में दयाराम सानी थे। 62-63 में नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, एम.एन. देशपांडे और आपके डॉक्टर सुंदर राजन आपके यहाँ थे। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें देखेंगे सबसे पहले, हाँ ठीक है, मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए। तो सबसे पहले है भाब्रू शिलालेख। ध्यान रखना, 1837 के अंदर कैप्टन बट साहब ने कलकत्ता जो अब तो कलकत्ता शिलालेख कहलाता है, और वो कलकत्ता म्यूजियम के अंदर है, जो भाब्रू शिलालेख खोजा था। किस पर? बीजेक की पहाड़ी पर। और कहते हैं कि अब जो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके अंदर दोस्तों आपके कलकत्ता संग्रहालय में ये चला गया है। कहते हैं कि जो शिलालेख खोजा था उस पर दोस्तों कहते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक, उसमें बौद्ध मतावलंबी बताया गया है, और कहते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, अगर मैं कहूँ त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की भी दोस्तों यहाँ पर बात यहाँ पर की गई है। और कहते हैं कि सबसे बड़ा लंबा शिलालेख था, और कहते हैं कि अशोक को मगध का राजा इसके अंदर ही बताया यहाँ पर गया है, और कहते हैं बेलनाकार आकृति के अंदर ही मिला था ये। ठीक है, और सेकंड और मिला अशोककालीन लेख क्योंकि 1872 में कार्लाइल को मिला था भीम जी की पहाड़ी पर, भीम डूंगरी पर। पढ़ लेते हैं इसको अब। ठीक है, फिर दोस्तों है मृदभांड परंपरा। ठीक है, मृदभांड परंपरा की बात करेंगे, वही चित्रित दूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू। दोस्तों आपको अच्छे से समझना है कि पीजीडब्ल्यू को मैंने मृदभांड परंपरा बताई है, और कहते हैं कि ताम्र पाषाण काल के बाद में स्लेटी रंग के जो आपको जितने मृदभांड मिले लो युगीन, वो सारे चित्रित दूसर मृदभांड के अंदर आते हैं। फिर है उत्तरकाली चमकीली मृदभांड NBPW, क्योंकि मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड यहाँ माने जाते हैं, क्योंकि महाजनपद काल के बाद में दोस्तों कहते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास के बाद में मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। मुद्राएं सिक्काएं, हाँ मुद्राएं मिली, टोटल 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें पंचमार्ग है, चांदी की मिली है, जो रुई के रुई के कपड़े में किसमें बंधी हुई थी? रुई के कपड़े के अंदर बंधी हुई थी। पूछ सकते हैं कि कपड़ा सूती वस्त्र मिला है नहीं मिला यहाँ से? तो मिला है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, रुई के कपड़े में बनी, इसका मतलब कोई ना कुछ यहाँ पर बंधा था। कपड़ा हाथों से बुना हुआ था, अर्थात यहाँ के लोग वस्त्र बुनाई कला से परिचित थे। 8 प्रकार की पंचमार्ग मुद्रा मिली है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। 16 जो सिक्के मिले हैं वो यूनानी जो शासक थे वो मिनांडर के दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित यहाँ पर होते हैं। ध्यान रखना, 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले, इसमें से 16 सिक्के हैं वो यूनानी के, किसके? यूनानी शासक मिनांडर के मिले हैं। फिर दोस्तों बौद्ध स्थापत्य की बात, किसकी बात करेंगे? बौद्ध स्थापत्य की। सबसे पहले गोल मंदिर मिला है यहाँ से। ठीक, क्या मिला है? गोल मंदिर। मंदिर मिला, इसका मतलब क्या है? यहाँ से चैत्य, इसका बोलते हैं गोल मंदिर को चैत्य। अशोककालीन इसके अवशेष बीजक कहाँ से मिले? बीजक की डूंगरी से, जो कि प्राचीनतम मंदिर है। बौद्ध मठ मिले यानी विहार, विहार वही होते हैं जो बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान। मंदिर चैत्य।
भिक्षुओं का निवास स्थान थे और कहते हैं कि 6-7 कमरे के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्तूप मिल गए यहाँ से, तो सीधी-सी बात है, पत्थरों से निर्मित मिले, गोलाकार स्तूप यहाँ से अवशेष मिले हैं। हीनयान, ध्यान रखना कि हीनयान शाखा से संबंधित, कौन से थे ये? हीनयान शाखा से ये संबंधित है। स्वर्ण कलश मिल गया मंजूषा राम सिंह को, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड को, जिस पर सोने की एक मंजूषा प्राप्त हुई है, जिस पर भगवान बुद्ध के अवशेष भी यहाँ रहे होंगे, ठीक। बैराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बाद यहाँ भी दोस्तों भवन मिले हैं, मठ, स्तूप, मंदिर के निर्माण में किसका प्रयोग किया हुआ है? ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। अब दोस्तों ऐतिहासिक यात्री थे हेनसांग का विवरण यहाँ से मिलता है। 634 ईस्वी में यहाँ पर आए थे ये, ठीक है, और कहते हैं कि बैराट की यहाँ पर यात्रा इन्होंने की थी और कहते हैं कि यहाँ 8 बौद्ध मठ होने का भी इन्होंने दोस्तों उल्लेख यहाँ पर किया। कितने? 8 मठ जो है उनके होने का उल्लेख इन्होंने किया है। हेनसांग के अनुसार बैराट की जो भेड़ है वह बेल प्रसिद्ध थे। ये कह रहे हैं कौन? हेनसांग। और कहते हैं दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल, किसने? ध्यान रखना, हूण दयाराम साहनी के अनुसार है ये, हूण शासक मिहिरकुल ने बैराट को नालंदा की भांति दोस्तों यहाँ पर ध्वंस यहाँ पर किसने किया था? मिहिरकुल ने बैराट को नालंदा की भांति यहाँ पर क्या किया? ध्वंस यहाँ पर किया था, क्योंकि सेंटर था बौद्ध धर्म का बिल्कुल। और कहते हैं अन्य तथ्य कौन कौन से मिले हैं? तो यहाँ की गुफाओं से शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण मिले हैं, जिसे पढ़ा नहीं गया है। तांबे के जो सिक्के हैं डालने की टकसाल भी यहाँ खोली गई थी अकबर ने। किसने? अकबर। यहाँ पर अकबर आया था। मानसिंह का द्वारा निर्मित मुगल गार्डन का विशाल दरवाजा भी यहाँ पर है। बैराट के अंदर कहते हैं कि अकबर का जो मनपसंद था वो शिकार गाह था यहाँ पर। लोहे के तीर, भालों पर मृदभांड तथा 16वीं सदी का एक जैन मंदिर भी दोस्तों यहाँ से हाँ, लोहे के तीर भालों पर मृदभांड मिले यहाँ से। एक जैन मंदिर मिला है 16वीं सदी का। और कहते हैं कि 1747 विक्रम संवत का एक सती शिलालेख भी दोस्तों एक छतरी में स्थापित यहाँ से प्राप्त यहाँ से हुआ। दोस्तों ये मेन तथ्य थे, ठीक है, ये सब चीजें आपको है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दयाराम साहनी ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड प्रतिवेदन एंड एक्सलरेशन एंड बैराट नाम से एक प्रतिवेदन तैयार यहाँ पर किया था। और कहते हैं कि बैराट का बौद्ध इतिहास लिखा है राजेंद्र कुमार पिंगोलिया ने, और बैराट व कोलवी गुफा का जो रहस्य लिखा है वो डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी ने यहाँ पर लिया। कहने का मतलब दोस्तों बैराट पर सबसे अच्छा काम किया वो दयाराम साहनी ने, प्रतिवेदन लिखा है ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सलरेशन एंड बैराट प्रतिवेदन के रूप में। और राजेंद्र कुमार पिंगोलिया ने आपके यहाँ पर बौद्ध इतिहास यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और मोहनलाल जी ने लिखा है आपके बैराट व कोलवी। और कहते हैं कि अन्य स्थल डिंगरिया, दौसा, भानगढ़, अलवर, ये दोस्तों इसके मेन सेंटर है। तो दोस्तों ये था, और ये टोटल दोस्तों 40 से 41 मिनट के अंदर आपकी, अगर हमारी क्लास देखी है आपने तो कंप्लीट 40 से 41 मिनट के अंदर आपकी ये सभ्यता कंप्लीट हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि एक क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान की सभ्यता में से आहड़, गणेश्वर, बैराट और आपके कालीबंगा का जो सभ्यता है वो एक क्वेश्चन आपके जरूर यहाँ पर लेके आता ही है। और दोस्तों जल्द ही अपन अगली जो क्लास है स्प्रिंट सेकंड के अंदर जल्द ही मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री की तरह, और ऐसे ही दोस्तों आपके एक एक क्लास करके आपको सारा रिविजन यहाँ पर होता रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।